अब हम लेके चल रहे हैं दो और इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट एक हो गया हमारे पास, इसके बाद आता है आपके पास डिविडेंड का ट्रीटमेंट, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, चलिए अपनी शीट खोल लीजिए फटाफट से। मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, दोज हु आर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है सभी के सामने दिख रहा है। कैन यू सी दिस? यस अरे सर। दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ठीक है। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये भी आपको ध्यान होगा, दैट वी हैव डन। ठीक है, और यहाँ देखिए आपके सामने ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग, ये 3 क्वेश्चंस मैंने कहा था कि आप लोग करेंगे उसको। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स से शुरुआत करते हैं हम। आइए ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स लेके चलते हैं। ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। अगर लिखा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000, 2,000, 1,000, वट एवर इट मे बी द अमाउंट, तो कुछ नहीं करना। ऊपर मतलब कहाँ, मैं बोलता ना ऊपर का मतलब क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में वहां जाके क्या कर देना, प्लस कर देना है। और नीचे मतलब क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से टैक्स माइनस करना, तो वहां इसे माइनस कर देना है। तो देखिए आपके सामने सॉल्यूशन भी है। 1000 नेट प्रॉफिट पे जोड़ दिया जाएगा टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इनकम टैक्स पेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वहां से इसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। सबके पास नोट्स अवेलेबल है? क्यों नहीं है? मतलब मैं क्या बोल, थोड़ा आगे चलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए एडवांस टैक्स पेड, क्या आ जाए, एडवांस टैक्स पेड, इसका मतलब क्या होगा भाई, जरा समझे। आपको मालूम है कंपनीज अपना टैक्स एडवांस ही तो पे करती हैं। हर तीसरे महीने में आता है पे योर एडवांस टैक्स, पे योर एडवांस टैक्स। कंपनी विल ऑलवेज पे योर टैक्स इन एडवांस, कंपनी एडवांस ही टैक्स पे करती हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब कुछ नहीं, इट्स अ रूटीन टैक्स। ऊपर जोड़ देना, नीचे क्या कर देना, माइनस कर देना है। समस्या तब आती है जब हम 2 से 3 हो जाते हैं, है ना। गृहस्थी की गाड़ी पटरी से उतर आती है। अबे मतलब मम्मी पापा थे और उनके नन्हे मुन्ने से आ गए दुनिया में, तो 2 से 3 हो गए। यहाँ भी यही परेशानी है। जब तक आपके पास सिर्फ टैक्स दे रखा था तो ऊपर ऐड करा उसी फिगर को, नीचे करा माइनस उसी फिगर को। जब इंफॉर्मेशन कहती है आपसे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा वाला, ओपनिंग, और प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा वाला, क्लोजिंग वाला। देखिए अभी क्या परेशानी है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। आपके पास है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, ये इंफॉर्मेशन है। तो यू हैव टू मूव इन दिस वे। ये देखिए ये है 50,000 का, और ये आपके पास है 2 लाख रुपए का, ऐसे दे रखा है। एक बात समझना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो आगे चला जाएगा। है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ तो हुआ, नहीं तो आगे चला जाएगा। बट प्रोविजन फॉर टैक्स यूज हुआ तो हुआ, आगे नहीं जाएगा, रिफंड हो जाएगा। कैसे? हमने बनाया 50,000 का प्रोविजन इस साल, तो यही प्रोविजन अगले साल की पेमेंट कहलाएगी। और हमारी टैक्स की कैलकुलेशन अगर 50,000 की जगह 40,000 निकल आई, तो हमें 10,000 का रिफंड मिलना चाहिए ना फिर तो। अगर हम 50,000 पे कर देते हैं अपना, तो हमें 10,000 का रिफंड मिलेगा। और फिर अगले साल का प्रोविजन अलग से बनेगा। तो मतलब ये क्या होता है, बाकी टाइम पे देखते ना प्रोविजन फॉर, अगर मान लिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो मैं देखता 1,50,000, मैं बोलता डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा बोलता। प्रोविजन में ऐसा नहीं बोलेंगे। प्रोविजन में डिफरेंस लेके नहीं चल सकते हैं। प्रोविजन एक बार का बनाया, वो यूज कंज्यूम खत्म, अगले साल का प्रोविजन फ्रेश बनेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्यूमुलेट नहीं होता, उसका सेटलमेंट होना होता है। तो इसीलिए इसमें डिफरेंस लेके नहीं चलेंगे। इसका मतलब पिछले साल का प्रोविजन इज अ पेमेंट ऑफ करंट ईयर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में जाके माइनस होगा। और इस साल की प्रोविजन क्या हो जाएगा, ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके ऐड हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। ये करंट ईयर की फिगर ये ऐड हो जाएगी ऊपर जाके, और प्रीवियस ईयर की फिगर नीचे जाके क्या हो जाएगी, माइनस, अगर ट्रीटमेंट ऐसा होता है तब। तीसरा केस था, नोट देख लीजिए अपना, लुक एट द नोट्स, इट इज केस नंबर 3। केस नंबर 2 हो गया था ये केस नंबर 3 देख रहे हैं आपके सामने, प्रोविजन की फिगर दे रखी है। ये रहा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का दे रखा है, 15,000 और 20,000 का। 2020-22 प्रीवियस ईयर, 2020-23 करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन क्या कहलाएगा, 15,000 की पेमेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर 15,000 इज ट्रीटेड एज अ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हेंस पेड इन द करंट ईयर। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और करंट ईयर का प्रोविजन माना जाएगा कि इस साल प्रोविजन बना है अगले साल के लिए, तो ये करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस होगा, इसे एड बैक कर लेंगे। इतना सिर्फ इनकम टैक्स आ जाए ऊपर प्लस नीचे माइनस, एडवांस टैक्स आ जाए ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाए तो करंट ईयर का ऊपर ऐड,
प्रीवियस ईयर का नीचे माइनस, ऐसे करके चलना है। दैट इज फाइन विद एवरीवन। लफड़ा कब? ओपनिंग वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, और आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन मेड ड्यूरिंग देयर, ये इन्फॉर्मेशन आ जाए तो क्या करेंगे? तब हमें एसेंशियली क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपने नोट्स देख लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का क्या एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना के दे रखा है। भाई मुझे बता राहुल बाबा, प्रोविजन फॉर टैक्स इज एन एसेट टू यू और लायबिलिटी टू यू? एसेट टू अस क्या है? अरे एसेट तो हुई। अबे गलत, लायबिलिटी होती है। जितनी बार मैं इसे फंसा दूंगी उतनी बार फंसता है। अबे प्रोविजन फॉर टैक्स इज ए लायबिलिटी। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होती है तो प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी क्यों नहीं होगी? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका नेचर मालूम, अमाउंट नहीं मालूम, लायबिलिटी होती है। प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी होती है। रिजर्व क्रिएट करना भी लायबिलिटी होती है आपके लिए एक, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के अलग रख रहे हो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है लायबिलिटी होगी। और लायबिलिटी का नेचर देख लीजिए, इसकी ओपनिंग क्रेडिट साइड में होगी, बैलेंस शीट कहाँ होगा? डेबिट साइड में होगा। और अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो प्रोविजन कम हो जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन, जब मशीन बेचते थे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चला जाता था, तो डेबिट साइड में। और अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्स और बनाएंगे तो कहाँ जाएगा ये? क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये आपके सामने नोट्स पे दिख रहा होगा, पेज नंबर 8 पे। कैन यू सी द फॉर्मेट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट? तुम्हारे कागज कहाँ है? संभाल के रखना चाहिए ना, वहीं छोड़ के फेंका है कहीं पर। अपने कागज संभाल के रखा करो, बिखरे पड़े थे कहीं पर। तो बैलेंस बीडी और क्या हो गया? बैलेंस सीडी। ये परेशानी हर घर में होती है ना? लापरवाह बच्चे, इररिस्पॉन्सिबल किड्स, तुम भाई और कौन है? और हमारे भी, तुम्हारी तो जनरेशन है वो भी, अलग थोड़े ही है कुछ। चलिए, सो पेज नंबर 5, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। आई होप द फॉर्मेट इज प्रिटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको यूज कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। इसलिए फॉर्मेट बना के नहीं दिखा रहा, क्वेश्चन नीचे नीचे क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग फिगर 20, क्लोजिंग फिगर 30, और बोल दिया प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने का बोल दिया आपको? 5,000। देखो ये बनाया हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, दिख रहा है भी सबको? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ऐसे ऐसे, दिस इज ऐसे ऐसे, दिस इज क्रेडिट और दिस इज क्या हो गया? डेबिट। इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ बैलेंस बीडी। बताइए भैया बैलेंस बीडी कितनी है? दिस इज ओपनिंग वैल्यू, कितना? 20,000। व्हाट इट सेज अबाउट बैलेंस सीडी? 30,000 कहता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कर दिया ऐसे। अब आपको बोला टैक्स पेड, तो वो इस तरफ दिखेगा। आपको बोला प्रोविजन मेड, तो वो इस तरफ दिखेगा। तो हमने बोल दिया क्या? बैंक। क्या लिख दिया यहाँ पर? टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया इसने बताइए? 5,000 रुपये। तो दिस इज 35,000 रुपीज, दिस इज 35,000 रुपीज। यहाँ क्या बोलेंगे सर हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये कितने का आ गया? 15,000 का। अब आप समझ लीजिए, इसे कहते हैं टैक्स पेड, इसे कहते हैं प्रोविजन मेड। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। या तो ये गिवन होगी, ये निकालनी होगी, ये गिवन होगी, ये निकालनी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होता टैक्स अकाउंट में। सिंपल है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। ये कहाँ जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जुड़ जाएगा, और ये नीचे टैक्स पेड में जाके माइनस हो जाएगा। बस इतना सा। एग्जाम्पल क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? ये ऑफलाइन में सबको क्लियर है? एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बता दो सी आसानी। अच्छा, क्या ऑनलाइन में इज इट ओके विद एवरीबॉडी? इशिता, गुनीत? यस सर। थोड़ा तुम ही बोलते हो, बाकी तो इशिता तो मुझे पता नहीं क्या बोलती है, आवाज ही नहीं आती उसकी। केस 5, केस 5 देखिए, क्या है केस 5 में? आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखी है 20,000 की, क्लोजिंग बैलेंस दे रखी है 30,000 रुपीज की, और आपकी बार बोला प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना लिखा? 20,000। मतलब ये ओपनिंग ये दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है, और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है आपके पास? 20,000। तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 20,000, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 40,000। एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 40,000। तो कितना फिगर आ जाएगा यहाँ पर? 10,000। निकल आया टैक्स पेड। तो या तो वो निकलेगा, ये निकलेगा, रूल वही है, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, फिनिश, टैक्स का ट्रीटमेंट हो गया। अब अगर आपके पास रिफंड दे रखा हो तो कैसे चीजें चलेंगी, आइए देखते हैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल। शीट देख लीजिए आप दोबारा से, एंड सी अनदर केस।
ये केस नंबर 6 है आपके पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000। ये मतलब क्या हुआ, करंट ईयर का प्रोविजन हुआ, ऑब्वियस सी बात है। ये 6 पेज नंबर 8 देख पा रहे हैं अथर। रिफंड ऑफ टैक्स भी दे रखा है भाई, रिफंड ऑफ टैक्स कितने का, 7,000 और 5,000 का। और आपसे बोल रहा है कैसे कि भाई इफेक्ट दिखाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स तो दे ही रखा था। मैं इस इंफॉर्मेशन को आपके सामने यहां लिख देता हूं कि 31 मार्च 23 का, 31 मार्च 22 का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बोला है क्वेश्चन ने, बताइए। दिस सेज 90,000, दिस सेज व्हाट, 80,000। और रिफंड 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 कितना दिख रहा है यहाँ पर, 7,000 ये दिख रहा है और 5,000 ये दिख रहा है। दिस इज योर स्टोरी। ये आपके पास है और कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं दे रखी है। सबसे पहले कंफर्म करिए, ये जो 90,000 है ना, ये करंट ईयर का प्रोविजन है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दिख रहा होगा। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेसिंग ऑफ आइटम है, देयर इज नो डुप्लीकेशन, ये होना ही था। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि भाई ये 80,000 का तो क्या है, पेमेंट कहलाएगी ना टैक्स की, प्रीवियस ईयर की पेमेंट है। रिफंड कितना हो जाएगा, 5,000। हाँ, देख लिया इसने, क्यों नहीं होगा, सी आसानी। अरे 80,000 रुपए का टैक्स की पेमेंट कहलाएगी ना, ये वाली प्रीवियस ईयर का प्रोविजन कर, पेमेंट होती है करंट ईयर की, इसमें से रिफंड 5,000 रुपए आ जाएगा। बिल्कुल सही, यही तो होना चाहिए राघव, है ना। बिल्कुल, एवरीबडी इज ओके विद दिस। भाई 80 की फिगर है, उसमें से 5। अथर पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं हम, जबरदस्ती नहीं। आप लोग गलत सोच रहे हैं। अरे समझो भाई, ये जो रिफंड है ना, ये रिफंड वो पिछले साल वाली से निकल कर आया होगा रिफंड। जब तुम लास्ट ईयर पेमेंट करोगे, सेटल होंगे, तब तो अगले फाइनेंशियल ईयर में यू विल गेट रिफंड। पेमेंट करने से पहले रिफंड आ जाएगा। ये जैसे आप पे करोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्रह्मा का अवतार लेके बैठा, ओ भाई लो रिफंड, जूम से रिफंड। नहीं, ये टेक टाइम, प्रोसेसिंग में समय लगता है, 3-4 महीने बाद रिफंड आता है। ठीक है जी। तो ये रिफंड जो है ये पिछले साल से है। तो ये रिफंड जो 7,000 का, ये कहाँ से है, ये करंट ईयर से रिफंड है। तो जो तुमने 80 पे किया ना, उसमें से रिफंड ये फिगर है। ठीक है, अब कैसे ट्रीट करेंगे इसको देखिए। यू विल टू व्हाट, ये ऐड कर देंगे कितना, आप ऐड करंट ईयर वाला 90,000 आप ऊपर ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो होना ही है करंट ईयर का फिगर नीचे। और यहाँ 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 लेस क्या कर देंगे आप, रीफंड ऑफ टैक्स कर देंगे कितने का, ये 90,000 प्रोविजन फॉर टैक्स आप जोड़ देंगे, और ये कितना, 7,000 रिफंड ऑफ टैक्स को आप माइनस करेंगे। एवरीबडी इज ओके, यही तो बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स को जोड़ दीजिए और रिफंड ऑफ टैक्स को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। पेज नंबर 3 में जो फॉर्मेट है उसके अंदर ऐसे ही हो रहा है। रीजन भी पता है, प्रोविजन क्योंकि प्रॉफिट को कम कर गया इसलिए बिफोर टैक्स जाने के लिए ऐड कर देंगे, रिफंड क्योंकि प्रॉफिट में जुड़ा है इसलिए बिफोर टैक्स जाने के लिए रिफंड माइनस कर देंगे, एंड यू विल गेट दिस फिगर। बराबर। आज अब चलते हैं नीचे, माइनस टैक्स पेड। अब आपका एक्चुअल में टैक्स पेड कितना था, 80,000 था ना। तो देखो भाई, अगर मैं बोलूं ऊपर प्रोविजन टैक्स ऐड हुआ तो नीचे टैक्स पेमेंट की माइनस होगी, इनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर ऊपर रिफंड ऐड लेस हुआ तो नीचे रिफंड को क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। प्लस कर दूंगा मैं रिफंड को, प्लस कर दूंगा रिफंड को कितना, 7,000। अब मैं ये सब कुछ ना करके, अगर मैं ये सब कुछ ना करके सीधा सीधा ये कर देता हूँ 73,000 ब्रैकेट में, तो क्या हो गया, दिस इज दिस इज नोन एज व्हाट, रिफंड ऑफ टैक्स, मतलब नेट ऑफ रिफंड। समझ में आई नहीं आई बात। अरे 80 माइनस 7 कर दूंगा तो मेरी फाइनल पेमेंट कितनी की गई है, 73,000 की, इसे कहते हैं नेट ऑफ रिफंड। तो आप देख रहे हैं, वो जो आप पेज नंबर देखिए 3 जरा फटाफट से, पेज नंबर 3 में लास्ट वाला पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का देखिए जरा, लास्ट वाला पार्ट वहां देखिए। सॉरी, पेज नंबर 3 पे, हाँ पेज नंबर 3 पे लास्ट वाला पार्ट, ये देखिए नीचे दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है ना नेट ऑफ रिफंड, क्या दिख रहा है, नेट ऑफ रिफंड लिखा हुआ। नेट ऑफ रिफंड का क्या मतलब है, यहाँ नोट्स में मैंने कहा था ना जब टैक्स पढ़ेंगे, नेट ऑफ रिफंड का मतलब है डिडक्ट। डिडक्ट क्या डिडक्ट करना, टैक्स पेड इन द करंट ईयर या प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड एड रिफंड ऑफ टैक्स इन इट। क्या किया हमने, 80,000 के फिगर रखी और उसमें क्या ऐड कर दिया, देखो समझना, ये टैक्स की पेमेंट कितने की थी, -80 की थी, प्लस 7,000 कर दूंगा, व्हाट आई विल गेट, -80,000 है ना। माइनस हम ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो पेमेंट है 80,000 रुपए की, उसमें से 3,000 7,000 माइनस करने के बाद तब हम फाइनल पेमेंट यहाँ कितने की दिखाते हैं, 73,000 के। दिस इज नेट ऑफ रिफंड, ये है नेट ऑफ रिफंड का मतलब यहाँ पर, क्लियर है।
ठीक है जी। तो ये जो हमने फिगर आपके सामने लेके चली, अब पहुंच जाइए दोबारा से पेज नंबर 8 पे। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स आपका खत्म हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स इज डन, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स में इतना ही था। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। टैक्स पे कोई दिक्कत है किसी की, बताइए। रिफंड कैसे हैंडल होता है आप समझ सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है आप समझ सकते हैं। एसेंशियली आपके एग्जाम में प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का और डिविडेंड ट्रीटमेंट जरूर से आना ही आना है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखते हैं। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, आप एक बात समझ लीजिए कि जो डिविडेंड होती है उसमें सबसे पहला हक किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अगर आप कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो सबसे पहले किसको मिलना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इक्विटी डिविडेंड 10%, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी कुछ ना कुछ होगा? होगा। आप इक्विटी को डिविडेंड तब तक नहीं दे सकते जब तक आपने प्रेफरेंस के डिविडेंड नहीं दिए। अब प्रेफरेंस शेयर के साथ एक समस्या ये होती है कि उनके साथ जो डिविडेंड का रेट जो होता है फिक्स करके दे रखा होता है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स कूपन रेट। जैसे डिबेंचर में होता है 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, ऐसे यहाँ भी क्या होता है 5% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इक्विटी का डिविडेंड दिया तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस का डिविडेंड भी देना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अगर सिर्फ लिखा डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर 3,000 रुपए का, तो क्या करूंगा मैं उसको ऊपर कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेट करते समय ऐड कर दूंगा, और नीचे कहा फाइनेंसिंग के अंदर जाके इसे माइनस कर दूंगा, ट्रीटमेंट इज डन। देखिए नीचे क्या लिखा है, ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या कर देंगे माइनस। पेज नंबर क्या था 8, एंड थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। और आगे चलते हैं। केस 2, आपके पास इक्विटी शेयर की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है और प्रेफरेंस शेयर्स की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है, और आपको बोला डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज व्हाट? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000। भाई जब डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000 दे रखा, तो क्या हम इक्विटी और प्रेफरेंस का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आप मुझे बताइए, इक्विटी शेयर में जो इंक्रीज हुआ 3 लाख रुपए का, वो फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया। प्रेफरेंस शेयर में जो इंक्रीज हुआ 1 लाख का, फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया। और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द 80,000 है, तो उसे ऊपर क्या कर देंगे ऐड, और नीचे क्या कर देंगे, ऊपर कहा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जोड़ देंगे, और फाइनेंसिंग से क्या कर देंगे इसे माइनस कर देंगे। ट्रीटमेंट इज डन। आसान था। कुछ मुश्किल लग रहा है बताइए मन से मन, ये किसी और को, इधर अनुष्का को, इधर पीछे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। केस 3, शेयर कैपिटल कितने से 7 लाख से, हाँ, केस 3 है, इक्विटी शेयर 7 लाख से 11 लाख हो गए। तो भाई फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 7 लाख से 11 लाख होना, फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया ना। अगर तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है इक्विटी शेयर्स की, इट इज अ फाइनेंसिंग का इनफ्लो। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 2022 का और 31 मार्च 2023 का 8,000 और 15,000 है। अब मुझे बताइए कौन से वाला प्रपोज डिविडेंड मैं लेके चलूंगा, प्रीवियस ईयर वाला या करंट ईयर वाला? प्रीवियस ईयर वाला क्या हुआ होगा, इट इज प्रपोज इन द प्रीवियस ईयर एंड पेड इन द करंट ईयर। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल इन एजीएम, वो तो करंट लायबिलिटी है ही नहीं, क्या मानेंगे उसको हम? उसको नहीं, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, जो प्रीवियस ईयर का 8,000 है, यही ऊपर जुड़ेगा और नीचे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। और इंटरम डिविडेंड का तो मतलब क्या होता है, इसी साल प्रपोज उसी साल पे, तो ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस। तो ऑपरेटिंग में दो चीजें जुड़ रही हैं, एक जुड़ रहा है क्या 8,000 का, 8,000 का क्या जुड़ रहा है भाई, प्रपोज डिविडेंड जुड़ रहा है, और 18,000 का इंटरम डिविडेंड जुड़ रहा है। और माइनस क्या क्या, और नीचे फाइनेंसिंग में क्या ऐड हो रहा है, इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ गई वो ऐड हो रही है, इंटरम डिविडेंड पेड वो माइनस हो रहा है, और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर 8,000 रुपए का ये माइनस हो रहा है। ठीक है। और नीचे नोट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड इट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड प्रपोज एज वेल एज पेड इन द करंट ईयर, और डिविडेंड प्रपोज इन द ईयर 2023 15,000 will subject to approval in AGM and will be the part of the contingent liability, hence will not be adjusted in the cash flow statement। अरे जिसे आपने लाइबिलिटी माने नहीं, जिसे कंटीजेंट लाइबिलिटी बोला हुआ है, उसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? यू कांट एडजस्ट दैट थिंग, और ये एज इट इज पड़ा रहेगा। यहाँ तक के केस में किसी को डाउट हो तो बताइए, बोलिए। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है, अगला केस देखते हैं, चलिए। अब की बार फिर से इक्विटी शेयर्स भी दे रखा है और प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रखा है। ठीक है, और ये दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। कहता है न्यू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022, और डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इज 6%।
आप मुझे बताइए, अगर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स दे रखा है तो क्या डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी की डिविडेंड कैलकुलेट करने से पहले क्या कर लेंगे, प्रेफरेंस की डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। जरा बताओ इक्विटी की डिविडेंड कितनी बनती है? बताइए, इक्विटी की डिविडेंड क्या बनती है, कोई मुझे बताओ। व्हाट इज द डिविडेंड फॉर इक्विटी? है किसी को आइडिया कुछ? बोलो। एक रूल समझते हैं, छोटा सा रूल, ठीक है। एक छोटा सा रूल, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से, अंडरस्टैंड। अबे देख लो, काम की चीज है भाई, सुन लो। अरे क्या, ठीक है सुन लो। देखो, सपोज 31 मार्च 2022 है, 31 मार्च 2023 है, ये मेरे पास है इक्विटी शेयर्स। कितने रुपए की इक्विटी शेयर्स बता रखे हैं, बताइए इस क्वेश्चन में। 8 लाख यहाँ और 5 लाख यहाँ पर, ठीक है। और 12% प्रेफरेंस शेयर्स कितने बोले मैं, 3 लाख और 2 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस, ठीक। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो शेयर इशू हुए या ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू हुए ये 1 अप्रैल 2022 को इशू हुए, तब इफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन 01/04/22, तो बताइए मुझे डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे चार्ज होगा? हाँ, इस वैल्यू पे ना। हाँ 8 पे। इस पे नहीं होगा, इस पे होगा। तो अगर ये बिगिनिंग में इशू हो जाते हैं तो डिविडेंड या इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्लोजिंग वैल्यू पर। ये रूल दिमाग में बैठा लीजिए, लॉजिकल है। और अगर ये इशू होते हैं कब, 31 मार्च 2023 पर, तो भाई इंटरेस्ट या डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग वाली वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। तो उल्टा रिलेशन है, अगर ओपनिंग पे इशू हुए तो क्लोजिंग पे कैलकुलेट होगा, और क्लोजिंग पे इशू हुए तो कहाँ होगा, ओपनिंग पे। वैसा वर्सा, अगर ओपनिंग पे रिडम्पशन हुआ तो क्लोजिंग वैल्यू पे, और क्लोजिंग पे रिडम्पशन हुआ तो ओपनिंग वैल्यू पे, उल्टा चलता है रूल। ठीक है जी। अब आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दे वर इशूड ऑन विच डेट, 1 अप्रैल 2022, साल के शुरू में रीइशू हुए, है ना। तो क्लोजिंग वैल्यू पे लगना चाहिए। तो 8 लाख का 6%, 48,000, और 12,000, 3 लाख का कितना, 12%, 36,000। सी योर आंसर, क्या लिखा हुआ है, सी योर आंसर। 36,000 ऐड कर देंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, 48,000 ऐड कर देंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे फिर इक्विटी को देंगे। फाइनेंसिंग के अंदर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर जाएगा ऐड, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जाएगा ऐड, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होगा माइनस, एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स होगा क्या, माइनस। क्लियर है। अगर ये कहता कि डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023, तब हमारा अमाउंट कितना होता, 5 लाख का 6% कितना होता, 30,000, और 12 लाख का, 2 लाख का 12% कितना, 24,000। तब उसका एडजस्टमेंट होता। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। इधर भव्य को और सहानी को, नाइस। चलो आगे चलें थोड़ा सा। ठीक है जी, ये आपके सामने क्लियर हो गई चीज ये। अच्छा, अगला केस क्या है, देखिए। हाँ, अगला केस, केस नंबर 6 है ना शायद। विच केस इज नेक्स्ट? पेज नंबर कौन से पे चल रहे हैं हम लोग? 9 पे, और एडजस्टर नंबर है कौन सा, 3 4 5, हाँ 5। न्यू इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर्स फॉर इशूड ऑन 31 मार्च 2023। इसका मतलब कौन सी वैल्यू पे लगना चाहिए डिविडेंड, ओपनिंग पे। एवरीबडी इज ओके। लेकिन भाई डिविडेंड पेड 90,000 दे रखा है, तो क्या ओपनिंग और क्या क्लोजिंग, कुछ कंसिडर ही नहीं करना। डिविडेंड पेड ऊपर ऐड और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, खत्म। इंटरिम डिविडेंड 10,000 का है तो क्या करेंगे, ऊपर ऐड करेंगे नीचे माइनस करेंगे, ये भी खत्म। अगर डिविडेंड पेड दे रखा है तो आपको अलग से इक्विटी प्रेफरेंस कंसिडर नहीं करना है। लेकिन अगर बोल दिया डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स,
तो इट हैज एन इम्प्लाइड मीनिंग कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर से जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ना तब जरूरत नहीं है, प्रेफरेंस तो तभी निकालेंगे जब उसका रेट ऑफ डिविडेंड या अमाउंट गिवन हो। लेकिन अगर इक्विटी का रेट ऑफ डिविडेंड और अमाउंट गिवन है तो प्रेफरेंस ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। अगर कुछ ना बोलो तो प्रेफरेंस, देखिए वैसे मैं बताऊं, 12% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है देयर इज एन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, करके चलिए। लेकिन आपकी किताब में क्या कर रखा है, वैसे तो क्वेश्चन दे ही नहीं रखे हैं, सिर्फ 12, नो इक्विटी नथिंग, कुछ नहीं दे रखा, डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला, 12% प्रेफरेंस शेयर दे रखा, तो क्या करोगे, है ना। नीचे नोट लगा के करना, सिंस नथिंग इज मेंशन डिविडेंड इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन। लेकिन दूसरा भी हो सकता है, सिंस 12% इज गिवन इट इज एन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा इस तरह से लेके चल रहा है। क्लियर है, ठीक है चलो। तो डिविडेंड का ट्रीटमेंट खत्म, लेपो, सो इजी, ठीक है हो गया इजी। चलो अब चल पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मेट आपके सामने है पूरा का पूरा, जो फॉर्मेट हम पहले करते थे सब कुछ बना के चलेंगे पहले, ठीक है। यहां लिखते हैं वर्किंग नोट। एक, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे नीचे। अब मुझे बताइए जरा, कोई बुक दिखाना जरा, तुम्हारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है आपके पास, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देख लीजिए। मैं एडजस्टमेंट्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और ये डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल ठीक है। चलो देखिए, चलो होल्ड कर लीजिए अपने आप को, अब मेरे साथ साथ कर लीजिए। देखिए सबसे पहले उठाया, कुछ कुछ नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, सबसे पहले एडजस्टमेंट उठा लीजिए। पहले एडजस्टमेंट, प्रपोज डिविडेंड कितने का है, पिछले साल का कितने का है, इस साल का कितने का, 60, कौन सी फिगर लेंगे, 50। तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ नहीं पता, एड प्रपोज्ड डिविडेंड, कितने का जोड़ूंगा भाई मैं, 50,000 का, 50 का 30 का, 50,000 यहाँ, ठीक है। और फाइनेंसिंग में चले गए, ये दो जगह जाता है ना, फाइनेंसिंग में थोड़ा यहाँ लिखेंगे माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड 50,000 का, ब्रैकेट में करके ऐसा कर देंगे। पहला एडजस्टमेंट पूरा हो गया, प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट पड़ा था अभी, भव्य ऊपर से निकल रहा है, निकल रहा है, आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मशीन कॉस्टिंग, जिस पर डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपके पास दे रखी है सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दे रखी है सिर्फ, सिर्फ मशीनरी दे रखी है, प्रोविजन ओविजन कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, याद है ना पिछली बार जब हमने कुछ इसी का सोल्यूशन, इसी का अकाउंट बनवाया था आपसे मैंने, तो यहाँ स्पेस देके बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। बोलो भैया बैलेंस बीडी कितना है, बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी, हाँ जी, 2,80,000, व्हाट इज बैलेंस सीडी, हाँ 3,70,000, गॉट इट, ये कहानी आपके पास है ऐसा करके, ठीक है जी। अब आपको बोला डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन नहीं 20, फिर कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है 30,000, 20,000 फुल मशीन का, फुल मशीन का डेप्रिसिएशन 20,000। और यहाँ देखिए आप नीचे, वैल्यू, जो मशीन आपने बेची है वैल्यू मशीन की कितनी थी, 50,000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना था उस पर, 30,000। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फुल मशीन का कम, टुकड़े का ज्यादा, तो ज्यादा पार्ट बेच रहे होंगे भाई हम। बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू 20,000 की बुक वैल्यू आ चुकी है, माइनस सेल, सेल कितने में कर दिया, 10,000 में, तो क्या आ गया आपके पास, लॉस 10,000 का, इसे यहां डालते हैं। बैंक बोल के करते हैं क्या, सेल, कितने की सेल कर रहे हैं भाई हम, 10,000 की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के करते हैं लॉस, कितने का, 10,000 का। खत्म हो गया ये वाला पार्ट, ये सब खत्म हो गया। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ चल के, और और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, खत्म। व्हाट इज दिस वैल्यू, 4 लाख, 7 रिकॉर्ड 9 तो 410, व्हाट इज दिस वैल्यू, 410, रुक जाना यार, 410। ये बैंक परचेज कितने की, 130।
अब ना ये यूजफुल ना ये यूजफुल, आओ कौन सी चीज कहाँ यूजफुल है। ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाना चाहिए, देखो ये रहा, देख रहे हैं, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट, ठीक है। अब उस समय तो आपने कहा था ना कि भाई उस समय तुम सिर्फ थ्योरेटिकली कर रहे, प्रैक्टिकल देखिए अब इधर, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अरे क्या बोल रहा है, मुझसे पूछना, मुझसे पूछ, क्या कहता है, कहाँ इसमें क्यों बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थोड़ा यही है, तुमने बनाया, मन में इरादा था। कि हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ना, नहीं बना रहे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगा नहीं इसमें। डेप्रिसिएशन कितने का लगा, 20,000 का। अच्छा, देखो भैया ये चीज हो चुकी है, ये वाली सेल, सेल कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस, सेल ऑफ मशीनरी कितने की, 10,000 की, यहाँ चला जाएगा, ये भी चला गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहाँ लिखा जाएगा प्लस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी थी बताइए, 10,000 का, वो पार्ट भी हो चुका है। और बैंक बोल के परचेज, थोड़ा स्पेस देके नीचे, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितने का जा रहा है, 1,30,000 का। डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट, आप देख रहे हैं जो मैंने रेड कलर से डाला वो सब क्या था आपका, मशीनरी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ चलेगी, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। चार इन्फॉर्मेशन थी, चार दिख रही हैं, दो इन्वेस्टिंग में चलेगी, दो ऑपरेटिंग के अंदर चलेगी। अगर प्रॉफिट होता, प्रॉफिट तो कहाँ जाता है, नीचे वाले में जाता है, यहाँ माइनस करते हैं, ठीक है जी, प्रॉफिट होता तो वी वुड हैव बीन डिडक्टेड हियर। अगला एडजस्टमेंट, इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000, क्या करूंगा भाई बताओ, इंटरिम डिविडेंड, हाँ यहाँ 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 प्लस इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितने का, कितने का, हाँ, अरे लिखा तो है क्वेश्चन में, 20,000 का। और ये इंटरिम डिविडेंड इधर 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 इधर, माइनस इंटरिम डिविडेंड कितने का, 20,000 का, ऐसे करके चला गया, ठीक है जी। अब टैक्स पेड, टैक्स पेड के साथ साथ आपको ये देखना है कहीं भाई प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं दे रखा, ये तो दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स तो दे रखा है। इसका मतलब कौन सा अकाउंट बनेगा आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। क्या सब लोग इसको नोट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के दिखाऊं, नोट कर लिया सबने, ये वाला ऑनलाइन ऑफलाइन सबने नोट कर लिया, हैव यू नोटेड डाउन, ठीक है, कर लिया नोट, अरे ये नीचे वाला कर लिया, ये सब हटा दिया यहाँ से, बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, वर्किंग नोट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स, बताइए भैया ओपनिंग फिगर कितनी है इसकी, बैलेंस बीडी, व्हाट इज ओपनिंग फिगर, 40,000, व्हाट इज क्लोजिंग फिगर बैलेंस सीडी, हाँ 50,000। अब प्रोविजन मेड दे रखा है, टैक्स पेड दे रखा है, एडजस्टमेंट में टैक्स पेड, तो यहां लिखेंगे बैंक, टैक्स पेड कितना, कितना 40, 35,000, अच्छा जी, टोटल कर लीजिए कितना हो गया, 85,000, टोटल कितना हो गया, 85,000। इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज कितने का, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 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 45,000 का, खत्म, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई जरूरत नहीं है। प्रोविजन मेड कहाँ जाने वाला है देखो जरा, जो एडजस्टमेंट में रेड से दिखा रहा हूं मैं यहाँ, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर 45,000 की, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। और जो टैक्स पेड है भाई, ये टैक्स पेड इनर मोस्ट में नहीं, आउटर कॉलम यहाँ पर कितना, 35,000 टैक्स के ऐसे में ऐसे, ऐसे खत्म, प्रोविजन फॉर टैक्स भी खत्म हो गया। बहुत भारी लग रहा है, ऐसी आसानी पहले कर चुके हो शायद। अब ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, विदाउट एडजस्टमेंट बन गया है ना। और क्या मारामारी करते हैं लोग,
पहले बनाए ऑपरेटिंग, फिर बनाए इन्वेस्टिंग, ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं। कुछ नहीं यार, स्केलेटन बनाओ और एंट्री डालो ना, और एडजस्टमेंट पहले खत्म कर लो, वरना भूलोगे नहीं। अब उठाओ पहला आइटम, शेयर कैपिटल पे नोट नंबर 1, 4 लाख से 5 लाख हो गई शेयर कैपिटल, क्या करूंगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो प्लस शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख। कोई दिक्कत किसी को नहीं है यहाँ पर, ये भी काम आराम से हो गया। नेक्स्ट आइटम आपके पास क्या दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स, 150 से कितने हो गए, 1 लाख, माइनस माइनस प्रेफरेंस शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितना, 12%, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने, 50,000, माइनस कर दिए। और क्योंकि प्रपोज डिविडेंड गिवन है, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड का कुछ नहीं करना, 12% प्रेफरेंस शेयर कुछ नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा बैलेंस शीट में, रिजर्व सरप्लस में पॉइंट नंबर 2, रिजर्व सरप्लस में पॉइंट नंबर 2, देखो भाई, प्रीमियम की वैल्यू बढ़ गई, प्रीमियम की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि शेयर पे या डिबेंचर पर कहीं प्रीमियम हुआ होगा। अब डिबेंचर तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर, तो प्रीमियम किस पे हुआ होगा, शेयर्स पे, तो प्लस, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, या तो इसी में जोड़ दो या लिख दो क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैलेंस शीट में रिजर्व लिखा है ना इन्होंने, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखा हुआ है, कितने रुपए का बताइए, 10,000 का। ये आप चाहते तो 1 लाख प्लस 10,000 करके कर सकते थे। और ये बैलेंस शीट का आइटम दो जगह नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में आइटम एक ही जगह अपीयर होता है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे लिखा है क्या, जनरल रिजर्व, 40 से क्या हो गया, 30, प्लस जनरल रिजर्व, ठीक है, देख रहे हैं ना, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने रुपए का, कितने का, 30,000 रुपीज का जनरल रिजर्व। दिस इज डन। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, जनरल रिजर्व के बाद वैल्यू क्या है आपकी, सरप्लस, 30 से कितना हो गया, 48, 18,000 का ये वाला पार्ट, 18,000 का ये वाला पार्ट, कंफर्टेबली हो रहा है, बोलो सानी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ट्रेड पेबल्स 88 से 1,22,000, कितने का इंक्रीज हो गया ट्रेड पेबल्स में, 34,000 का, ट्रेड पेबल की वैल्यू 34,000 से बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ना, प्लस प्लस ट्रेड पेबल्स 34,000 बढ़ गया। और चलिए आगे, 34,000 बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछें, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या दे रखा, टैक्स फॉर्म कर चुके हैं, चलो। प्रॉपर्टी प्लांट हम कर चुके हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घट गई, प्रॉपर्टी प्लांट कर चुके हैं। अरे भैया मशीनरी, अरे राहुल कितनी बदलता बातें ये। प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट्स 1,15,000 से कितना हो गया, 90, तो क्या लिखेंगे इधर, इधर इस तरफ, इस तरफ, प्लस गुडविल अमोर्टाइज्ड, कितने रुपए से, 25,000 से, ऐसे इनर मोस्ट कॉलम में डाल रहे हैं। आपके स्कूल में 2 कॉलम में कराया होगा, मैं 3 कॉलम में कराता हूँ ऑपरेटिंग, बाकी तो 2 ही कॉलम में करते हैं। गुडविल अमोर्टाइज्ड, करंट इन्वेस्टमेंट की, करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे, वो कैश इक्विवेलेंट होता है, करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैश इक्विवेलेंट होता है, ध्यान रखेंगे। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेंट्री का बढ़ना मतलब माइनस, माइनस इन्वेंट्रीज, कितने से, 82,000 से, 82,000 ही है शायद, इन्वेंट्री की वैल्यू 82,000 हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कुछ नहीं हुआ चेंज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, क्वेश्चन खत्म। आओ उठाते हैं यहां से, व्हाट इज दिस वैल्यू, 000, 8 और 5 13, 1 2 5 7 9 13, 163, टोटल कर लेना सब लोग, 163। आई विल राइट इट हियर, 1,63,000, इसका टोटल कर लेते हैं, 20 30 40 30 55,000, ये वैल्यू नील आई, नील, टोटल 0,008 6 5 11 218, ये वैल्यू 34,000 आई, ये वैल्यू 82,000 यहां से ब्रैकेट में माइनस करके नीचे आ जाओ जी, 218 34 जोड़ देंगे तो 8 4 12 3 4 1 5 252 और 1 2, देख ले कितना आ रहा है, 2,52,000, 2,52,000 है, माइनस कर दो कितना, 82,000, तो कितना आएगा, निकालो कितना आ रहा है जल्दी से, 170, 1,70,000। और क्या नहीं, कैलकुलेशन ध्यान से देखो,
आंसर ना देख अभी पहले वैल्यू देख लो। और 170 में से 35 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 135। ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है? तो इसे आउटर कॉलम में रख देंगे और क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो। समझते हैं क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हो गया, ठीक है जी, इस तरफ आ जाते हैं। दिस टोटल इज व्हाट 120, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अबे क्या है ये, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,20,000 ब्रैकेट में। इसका टोटल करते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, 50-50, 1,20,000 और 1,10,000। 10,000 क्या आया, नेगेटिव आया ना, तो क्या बोलेंगे इसको, कैश कैश यूज्ड। ये थोड़ा सा मैं इसको माइनस इंटरिम डिविडेंड थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि मेरे पास जगह बचे नीचे। तो कितनी वैल्यू आई ये वाली, 1,20,000 नेगेटिव, 1,00,000 सिर्फ 10,000 रुपया नेगेटिव आया। और क्या बोलूंगा इसको मैं, कैश यूज्ड इन, अरे गलत बोल रहा हूं, हाँ, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, गॉट इट। और 10,000 आउटर कॉलम ऐसे अंडरलाइन कर दिया। 135 और 130 कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए, 5,000। पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द current year over, okay, this is fine, this is fine, plus opening cash and cash equivalent, opening cash and cash equivalent। दो तो आइटम थे, बताओ भाई क्या था, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट था, करंट इन्वेस्टमेंट कितने का था, 15,000 का ओपनिंग वैल्यू, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अपनी ओरिजिनल वैल्यू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 81,000। टोटल कितना बनता है ये, 96,000। इसका टोटल करूंगा तो कितना आता है, 0,0,0,11, 1,01,000, यही आ रहा है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बताइए करंट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग की वैल्यू बताइए कितनी है, हाँ, क्लोजिंग की वैल्यू बताओ यार, 10,000। और कर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 91,000। सो यू गॉट योर आंसर, एक बार में आंसर निकल गया। गारंटी है कोई एडजस्टमेंट नहीं छूटेगी, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हो उसको। कोई कैलकुलेशन में देखो, अब पेपर, टीचर जब पेपर चेक करेगा उसके लिए कितना आसान है, हम यही तो देखते हैं, पहले ये पे टिक लगाते हैं, वो पे टिक लगाते हैं, वो पे टिक लगाते हैं, कर्म आगे बढ़ गया। ज्यादा से ज्यादा देखना पड़ा तो इनको भी चेक कर लेते हैं बीच में। तो एक टीचर के लिए पेपर चेक करना कितना आसान है, और जितना सहूलियत आप टीचर को पेपर चेक करने के लिए देंगे उतना आपके नंबरों पर उसका फर्क पड़ेगा। आराम से हो गया, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है। क्या आपको पहले ऑपरेटिंग बनानी पड़ रही है, क्या आपको अलग से इन्वेस्टिंग सोचना पड़ रहा है, ना फाइनेंसिंग सोचना पड़ रहा है, स्केलेटन बनाइए, एंट्री डालिए, नहीं हो तो आइटम क्या फर्क पड़ता है, नील लिख दूंगा ना मैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा हो गया। आप जब आगे बी कॉम ऑनर्स करेंगे या सीए वगैरह करेंगे या कुछ भी करते हैं, जब भी कैश फ्लो पढ़ेंगे यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। बाकी बहुत तकलीफ में होते हैं लोग, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दिस इज हाउ वी डू वन कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब आपके लिए क्या काम है पता है, ध्यान से सुनना, बोलो सब कुछ बोला करो क्या, अच्छा ठीक है, फोटो, ओ सॉरी इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग चलिए ठीक है। सो इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं, काम सुन लीजिएगा पहले। काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, याद है मैंने 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन, 50 तो मैंने बोल ही दिया आपको, 50 तो आपने कर ही लिया, आप 50 भी करना है, 41 से 50 तक के।
इतने क्वेश्चन है। पहले बड़े वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हम छोटे वाले क्वेश्चन, 40 से 50, 40 से 50 तक के क्वेश्चन। ठीक है जी।